हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो पेपर हमारा दिसंबर 2018 में हुआ था, उस पेपर के अंदर यूनिट नंबर 3 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे पेपर को अगर एक बार देखा जाए तो इस पेपर के अंदर इस यूनिट से पार्ट बी में 3 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आए हैं। पहले हम इन 3 क्वेश्चन को डील करेंगे, उसके बाद हम इन 6 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर, जो कि पार्ट बी से आया हुआ है। लिखा है Which one of the following statement is not correct। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट देके रखी है, कोई एक गलत है, आपको बताना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट में लिखा है टुगेदर विद प्रोटीन्स आरआरएनए प्रोवाइड अ साइट फॉर द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यहाँ पर प्रोटीन प्लस आरआरएनए साइट को प्रोवाइड करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि जो राइबोसोम होते हैं उनका काम होता है टू प्रोवाइड द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और ये राइबोसोम जो है बने होते हैं प्रोटीन से प्लस आरआरएनए से। तो यहां आपको डायरेक्टली ये ना देकर कि राइबोसोम है, आपको प्रोटीन प्लस आरआरएनए दे दिया है और कहा है कि क्या ये साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है। इसके बाद 2 में लिखा है ऑल डीएनए मॉलिक्यूल आर अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी डीएनए होते हैं, आइदर वो ए फॉर्म हो, बी फॉर्म हो या फिर जेड फॉर्म हो, इन सभी के पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है एज अ मोनोमर यूनिट। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तब बनता है पॉलीमर ऑफ डीएनए। और यहाँ पर ये जो डीएनए होते हैं अनब्रांच होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी टाइप के डीएनए होते हैं वो सभी अनब्रांच होते हैं, उनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, थर्ड में लिखा है डीएनए synthesized in a 5' to 3' डायरेक्शन while आरएनए synthesis occur in the 3' to 5' डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर डीएनए के केस में तो बातें सही लिखी हैं कि जो डीएनए की सिंथेसिस होती है, जब रेप्लिकेशन होता है, वो 5' to 3' ही होता है, लेकिन आरएनए भी 5' to 3' ही सिंथेसाइज होता है, ना कि 3' to 5'। लेकिन यहाँ पर चीजें उल्टी देके रखी हैं, गलत दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। फोर्थ में लिखा है अ टीआरएनए एंटीकोडोन में पेयर विद मोर देन 1 कोडोन। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो टीआरएनए होता है उसका जो एंटीकोडोन है, टीआरएनए का जो एंटीकोडोन होता है ये वाला पार्ट जो है, और यहाँ पर एमआरएनए होता है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो यहाँ एमआरएनए होता है जिसके पास होते हैं कोडोन्स इस तरीके से, और ये है टीआरएनए जो कि अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है, उसके पास होते हैं यहाँ एंटीकोडोन। तो ये जो एंटीकोडोन है ये कोडोन को रीड करते हैं। अब ये एंटीकोडोन जो है टीआरएनए का, वो एक से ज्यादा कोडोन को भी रीड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका स्पेसिफिक ही कोडोन होगा, ये इसको ही रीड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी दूसरे कोडोन को भी रीड कर सकता है। और यहाँ पर एक हाइपोथेसिस को हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं बबल पेयरिंग हाइपोथेसिस। इसके कारण ही एक टीआरएनए का एंटीकोडोन एक से ज्यादा कोडोन को रीड कर सकता है और वहां पर अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दी है, टीआरएनए एंटीकोडोन में पेयर विद मोर देन 1 कोडोन। तो यहाँ पर हमसे गलत पूछा है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा सही आंसर भी हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है व्हाट वुड बी द ट्राइपेप्टाइड प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस। यहाँ पर आपको एक डीएनए का सीक्वेंस दिया है और आपसे पूछा है कि जब इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा, और फिर जब उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो वहां पर आपको कौन सा ट्राइपेप्टाइड मिलेगा, यानी कौन से 3 अमाइनो एसिड के सीक्वेंस आपको यहाँ मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये मैंने आगे लिख लिया है ताकि हम इसको सोल्व कर सके। तो देखो यहाँ पर ये AAG, TAC, TCT है, ये डीएनए का पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में एक के पास T नहीं आता है, U आता है। तो यहाँ पर UC, और T के लिए A हो जाएगा, A के लिए फिर से U है, और C के लिए G है, और T के लिए आएगा A, C के लिए आएगा G, और T के लिए फिर से आएगा A। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपको जो दिए हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ये आ गया है आपके पास एमआरएनए। अब इस एमआरएनए से बनना है प्रोटीन।
तो देखो आपको इस चीज के लिए ये टेबल याद होनी चाहिए कि कौन सा कोडोन जो है कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है, यानी कौन से अमाइनो एसिड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर ये जो AUG है ये सबसे कॉमन है, क्योंकि जब कभी भी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो ये बातें मेंशन होती हैं कि AUG है ये मिथेनिन को कोड करता है और ये सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बातें हमें याद ही हो जाती है कि AUG मिथेनिन को कोड करता है, तो यानी बीच में तो आना चाहिए मिथेनिन। और आप इस हिंट से भी पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में देखो केवल एक ऑप्शन में ही आपको बीच में मिथेनिन दिया हुआ है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो हमारा सही आंसर तो हो जाएगा 4th। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो UUC है ये किसको कोड करता है, देखो UUC कोड करता है फिनाइल एलेनिन को, तो यहाँ पर आएगा फिनाइल एलेनिन। देखिए लिखा भी है फिनाइल एलेनिन है, फिर मेथिनिन है, फिर यहाँ पर आर्जिनिन है, यानी कि जो AGA है वो कोड करता है, देखो AGA कोड करता है आर्जिनिन को, तो यहाँ पर आना चाहिए आर्जिनिन। सो 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which one of the following statement is generally true about the RNA polymerase second? जो RNA polymerase second होता है इन यूकैरियोट, इसके बारे में आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं, पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूकैरियोटिक के अंदर अलग अलग आरएनए की फॉर्मेशन के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। जैसे कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो कोड करता है आरआरएनए को, पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो कोड करता है एमआरएनए को, और पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो कोड करता है टीआरएनए को। ये तो मैंने आपको मेन बताए हैं, इनसे अलग भी कुछ आरएनएस को ये कोड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये कोड करता है लार्ज सब यूनिट जो होती है आरआरएनए की, मतलब जो लार्ज आरआरएनए होते हैं उनको कोड करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ये एमआरएनए को कोड करता है, साथ साथ जो एसएनओ आरएनए होते हैं और कुछ स्मॉल न्यूक्लियर जैसे कि एसएनआरएनएज हैं और एमआईआरएनएज हैं, इनको कोड करते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये कोड करता है टीआरएनए को, स्मॉल आरआरएनए को, सम एसएनआरएनएज को और एमआईआरएनए को। यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ है ये केवल प्लांट्स के अंदर मिलता है और ये कोड करता है कुछ एसआईआरएनएज को, और यहाँ पर जो पॉलीमरेज फिफ्थ है ये भी केवल प्लांट्स के अंदर मिलता है और ये आरएनए इंपॉर्टेंट इन द हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन ऐसे आरएनएज को बनाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये सभी के अंदर मिलता है, यानी आइदर प्लांट हो एनिमल हो, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सभी के अंदर मिलता है। और साथ में यहाँ पर ये एमआरएनए को कोड करता है, एसएनओ आरएनएज को कोड करता है, एसएनआरएनए को कोड करता है और एमआईआरएनएज को कोड करता है। चलिए फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ दिया क्या है, देखिए फर्स्ट में लिखा है इट इज डेडिकेटेड टू ट्रांसक्राइब आरएनए फ्रॉम अ सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जनरली अ लार्ज ट्रांसक्रिप्ट व्हिच इज देन प्रोसेस्ड टू यील्ड 3 टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए। इसने कहा है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है एक बड़ा सा जीन है, इस जीन से एक बड़ा सा आरएनए बनता है और फिर वो आरएनए ही हमें आगे जाकर 3 टाइप्स के राइबोसोमल आरएनए देता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड तो राइबोसोमल आरएनए को बनाता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। सेकंड में लिखा है इट ट्रांसक्राइब वेराइटीज ऑफ स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन ऑल सेल टाइप, यानी कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है ये कुछ स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएज को बनाता है जो कि हर एक सेल में एक्सप्रेस होते हैं। तो ये बिल्कुल एक एक्सट्रीम कंडीशन दे दी है कि जो इसने बनाया है वो हर एक सेल में एक्सप्रेस होना चाहिए, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। थर्ड में लिखा है जनरली सिंथेसाइज वेरियस टाइप ऑफ एमआरएनएज एंड स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएज। ये बात बिल्कुल सही है कि जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वो एमआरएनए को कोड करता है, साथ साथ जो स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएज होते हैं जो कि एसएनआरएनए है इनको भी ये कोड करता है, और ये हमने देखा भी है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा सही। फोर्थ में लिखा है इट इज एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए एंड टीआरएनए। बिल्कुल गलत बात है, इसके लिए होता है 1 और इसके लिए होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, सेकंड इनको नहीं कोड करता है। तो हमसे पूछा है सही स्टेटमेंट, थर्ड ऑप्शन जो है इसके लिए सही हो जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब बात करते हैं पार्ट सी के क्वेश्चन की। पार्ट बी में 3 ही क्वेश्चन आए थे, वो हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट सी के क्वेश्चंस की। तो देखो पार्ट सी में आए हैं टोटल 6 क्वेश्चन। फर्स्ट दिया है mRNA of a gene was depleted in a human cell using siRNA that arrests the cells in the G2 phase of the cell cycle. In order to test whether the G2 arrest is due to an off-target or an on-target effect of siRNA mediated mRNA depletion, an investigator can
देखो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। जितने भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये रहता है कि उस क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो दिया है इसको पहले मैं समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और क्या पूछा है, उसके बाद फिर हम स्टेटमेंट्स पर मूव करेंगे। ठीक है, तो लिखा है कि mRNA of a gene was depleted in human cell using the siRNA that arrests the cell in the G2 phase of the cell cycle। यानी कि मानो आपके पास यहाँ एक जीन है, डीएनए का एक पार्ट जीन है और ये जीन बनाता है एक mRNA को, ये जीन बनाता है एक mRNA को। अब ये जो mRNA है ये कुछ ऐसे प्रोटीन बनाता है, ये mRNA में जब ट्रांसलेशन होता है तो ये कुछ ऐसे प्रोटीन बनाता है जो हेल्प करते हैं सेल साइकिल में G2 से M फेज में ट्रांसफर करने के लिए। ये बताया है मैंने आपको नॉर्मल बातें कि नॉर्मल अगर है कंडीशन तो ऐसा होता है कि वो जीन mRNA बनाता है, उस mRNA से प्रोटीन बनता है और फिर ये प्रोटीन हेल्प करता है सेल साइकिल में G2 फेज से M फेज में ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, हमने एक siRNA को इंट्रोड्यूस कर दिया है, siRNA को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस siRNA ने यहाँ पर ये जो mRNA है, यहाँ पर ये जो mRNA है इस पर आकर इसने बाइंड कर लिया है siRNA ने, यहाँ पर उसकी बाइंडिंग हो गई है siRNA की। अब इस बाइंडिंग की वजह से ना ही तो यहाँ ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना, और ना ही फिर ये G2 से M में जा पाया है, यानी कि ये जो फेज है ये स्टॉप हो गया है, ये स्टॉप हो गया है। इतना आपको बता दिया है। फिर आगे ये भी बताया है कि एक जो रिसर्चर है या फिर जो भी स्टूडेंट है वो जानना चाहता है कि siRNA की ऑन टारगेट पर बाइंडिंग हुई है या फिर ऑफ टारगेट पर बाइंडिंग हुई है। अब यहाँ पर जो ऑन टारगेट है, ऑफ टारगेट है, इसका मतलब ये है कि देखो इस mRNA ने जो प्रोटीन बनाया है इससे G2 से M फेज में ट्रांसफर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर केवल ये mRNA ही या फिर ये प्रोटीन ही ऐसा है जो कि इनको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करता है। और भी बहुत सारे mRNA हो सकते हैं और भी बहुत सारे प्रोटीन हो सकते हैं जो इस प्रोसेस में इसके साथ साथ में हेल्प करते हैं इसको ट्रांसफर करने के लिए। मानो यहाँ पर कोई दूसरा mRNA है, यहाँ पर कोई दूसरा mRNA है और ये mRNA बनाता है किसी दूसरे प्रोटीन को और फिर ये प्रोटीन भी इस चीज में हेल्प करता है। तो हो सकता है कि ये siRNA यहाँ बाइंड कर ले तब चीजें स्टॉप हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये siRNA यहाँ भी बाइंड कर सकता है और अगर यहाँ बाइंड करेगा तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा और अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो भी चीजें यहाँ मूव नहीं कर पाएंगी। तो हमने माना है, हमने सोचा है कि हमारा siRNA यहाँ बाइंड कर रहा है, तो मतलब अगर ये यहाँ पर ही बाइंड करके चीजें स्टॉप कर रहा है तो मतलब इसने ऑन टारगेट पर बाइंडिंग की है। और अगर ये siRNA हमने सोचा है कि यहाँ बाइंड कर रहा है लेकिन इसने बाइंड किया है यहाँ पर इस mRNA पर और उसकी वजह से चीजें स्टॉप हुई हैं, तो मतलब इस siRNA की ऑफ टारगेट बाइंडिंग हुई है। तो अब वो जो रिसर्चर है, इन्वेस्टिगेटर है, वो ये जानना चाहते हैं कि siRNA की ऑन टारगेट पर बाइंडिंग हुई है या फिर ऑफ टारगेट पर बाइंडिंग हुई है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इसके आंसर के लिए आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं। पूछा है कि कौन कौन सा सही स्टेटमेंट है जो इस इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करेगा ये जानने में कि siRNA का ऑन टारगेट बाइंडिंग हुआ है या फिर ऑफ टारगेट बाइंडिंग हुई है। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट की। इसमें बताया है री इंट्रोड्यूस एन इक्टोपिक कॉपी ऑफ द जीन कोडिंग फॉर द वाइल्ड टाइप mRNA एंड द प्रोटीन। इक्टोपिक का मतलब है एक एक्स्ट्रा कॉपी है उनके पास किसी mRNA की, और ये कौन सा जीन है या फिर कौन सा mRNA है वो सेम जो कि यहाँ पर था, ये वाला जो है उसने क्या किया है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में भी बताया है कि सेम जीन जो कि सेम mRNA बनाता है, जो कि सेम प्रोटीन बनाता है, वो फिर से सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। लेकिन आप खुद देखो कि अगर सेम जीन है, सेम mRNA बनाता है, सेम प्रोटीन बनाता है, तो सेल के अंदर ये सारा काम सेम ही होगा। ये siRNA अगर यहाँ बाइंड करता होगा तो भी बाइंड ही करेगा अगर आप एक्स्ट्रा कॉपी डालते हैं, और अगर ये यहाँ बाइंड कर रहा है तो भी वो चीजें चलती रहेंगी। तो अगर हम वहां पर सेल के अंदर सेम जो वाइल्ड टाइप mRNA है उसको ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं फिर से, तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि siRNA की ऑन टारगेट बाइंडिंग हुई है या फिर ऑफ टारगेट बाइंडिंग हुई है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो किसी काम का नहीं है, ये हेल्प नहीं कर सकता है। अच्छा, सेकंड में लिखा है reintroduce an ectopic copy of the gene that is different in its mRNA sequence at the siRNA target site but encode for the same protein। इसमें क्या कहा है कि अब की बार सेल के अंदर एक ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस किया है। देखो ये जीन इंट्रोड्यूस किया है और ये जीन जो mRNA बनाता है, इस जीन ने जो mRNA बनाया है और ये mRNA जो है ऐसा प्रोटीन बनाता है
ये mRNA ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि बिल्कुल इस प्रोटीन के जैसा है, मतलब बिल्कुल इस प्रोटीन की तरह फंक्शन करेगा। अगर इसका काम ये है कि G2 से M में ट्रांसफर करना है तो इसका काम भी G2 से M में ट्रांसफर ही करना होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आ गया है mRNA की साइट में। mRNA की साइट में डिफरेंस ये आया है कि यहाँ पर ये जो siRNA है ये आकर बाइंड कर रहा था, तो ये साइट जिस पर siRNA ने बाइंड किया है ये साइट स्पेसिफिक है फॉर द siRNA, लेकिन इस mRNA में वो साइट जिससे कि ये बाइंड करता है उसको मॉडिफाइड कर दिया है, मतलब यहाँ पर वो साइट चेंज कर दी है। अब इस चेंज के कारण ये siRNA बाइंड नहीं कर पाएगा यहाँ पर, तो ये अलग किया है सेकेंड ऑप्शन में। तो अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इससे हम पता लगा पाएंगे अपना जो जानना चाहते हैं या नहीं। तो देखो, इसमें अगर mRNA हमने ऐसा डाल दिया है जिसके पास वो साइट नहीं है जिससे कि siRNA बाइंड करता है, तो यहाँ पर siRNA बाइंड नहीं कर पाएगा। अब अगर यहाँ पर siRNA बाइंड नहीं कर पाएगा तो प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन अगर बनेगा तो वहाँ पर जो G2 है वो M फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो G2 है वो M फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दो हो सकते हैं क्राइटेरिया। एक ये है कि ये जो mRNA है उससे अगर siRNA बाइंड करता होगा पहले और उसकी बाइंडिंग की वजह से यहाँ पर प्रोटीन ना बना हो, उसकी बाइंडिंग की वजह से अगर यहाँ पर प्रोटीन नहीं बना है तो G2 से M में जो फेज है, मतलब जो G2 से M में ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने इस साइट में अब चेंज कर दिया है, इस साइट में अगर आपने अब चेंज कर दिया है तो ये siRNA यहाँ बाइंड नहीं हो पाएगा, और बाइंड नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो ये चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफर होगी। तो अगर जैसे ही हम सेकंड ऑप्शन में जो हमें बताया है वो अगर सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर दो फिनोमेना हो सकते हैं। अगर वहाँ पर G2 से M फेज में चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि siRNA की ऑन टारगेट पर ही बाइंडिंग हुई थी। अब ऑन टारगेट पे बाइंडिंग नहीं हो रही है तो चीजें मूव कर रही हैं। अब दूसरा ये हो सकता है कि चीजें वहां पर फिर भी स्टॉप हो रही हूं, मतलब ना मूव कर रही हूं। तो अगर वो अभी भी स्टॉप हो रही हैं तो इसका मतलब है कि siRNA किसी और प्रोटीन पर या फिर किसी और mRNA पर बाइंड कर रहा था, क्योंकि इसने अगर किसी और पर बाइंड किया था तो यहां पर ये चीजें नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो अगर हम सेकंड ऑप्शन वाला चूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम बता पाएंगे कि siRNA की ऑन टारगेट पर बाइंडिंग हुई है या फिर ऑफ टारगेट पर बाइंडिंग हुई है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, इसके बाद सी में लिखा है री इंट्रोड्यूस एन इक्टोपिक कॉपी ऑफ द जीन दैट कोड फॉर डिफरेंट mRNA एंड प्रोटीन। अब की बार उन्होंने ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया है जो अलग टाइप का mRNA बनाता है और अलग टाइप का ही प्रोटीन बनाता है। अब देखो, अगर ऐसा डाला जाएगा जीन उसके अंदर तो mRNA डिफरेंट है चलता है, लेकिन उस mRNA से प्रोटीन तो सेम बनना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटीन सेम होगा तभी हम बता पाएंगे कि वहां पर siRNA की ऑन टारगेट बाइंडिंग हुई है या फिर ऑफ हुई है, क्योंकि वो प्रोटीन अगर सेल में नहीं होगा तो G2 और M फेज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वहां पर अगर आप ऐसा जीन डालते हैं जो कि mRNA में भी डिफरेंट है और जो कि प्रोटीन में भी डिफरेंट है, तो वहां हम नहीं पता लगा सकते कि siRNA की ऑन टारगेट पर बाइंडिंग हुई है या फिर ऑफ टारगेट पर बाइंडिंग हुई है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। डी में लिखा है यूटिलाइज फ्यू मोर siRNAs टारगेटिंग डिफरेंट रीजन ऑफ द mRNA इन क्वेश्चन, यानी कि इसमें लिखा है कि यहाँ तो हमें बताया है क्वेश्चन में कि एक ही siRNA को यूज किया गया है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में हमें कह रहा है कि वहां पर आप siRNA और ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि टारगेट डिफरेंट रीजन ऑफ द mRNA इन क्वेश्चन। मतलब मैं बता देती हूँ आपको। अब इसमें कहा है कि अगर आपके पास कोई mRNA है और यहाँ पर आपने फर्स्टली एक ऐसा siRNA डाला है जो कि यहाँ पर बाइंड करता था इस साइट के लिए, लेकिन आपको यहाँ और भी siRNA इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो कि इसी mRNA की अलग अलग साइट पर बाइंड करते हों। अब अगर ऐसा होगा कि वो siRNA यहाँ पर बाइंड करते होंगे तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा और यहाँ G2 से M फेज में चीजें कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। अब नहीं हो पाएंगे तो हम बता देंगे कि जो पहला siRNA था उसने ऑन टारगेट बाइंडिंग नहीं की थी, क्योंकि जो दूसरा हमने डाला है उसकी ऑन टारगेट बाइंडिंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर G2 से M में चीजें मूव कर रही हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये भी हमारी हेल्प कर सकता है ये बताने के लिए कि siRNA की ऑन टारगेट बाइंडिंग है या फिर ऑफ टारगेट बाइंडिंग है। तो मतलब कि बी ऑप्शन सही है और डी सही है, और बी और डी दिया है आपको थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आई होप आपको समझ आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ द सेलिनोसिस्टीन इन प्रोटीन इन इकोलाई इज अ कंसिक्वेंस ऑफ, यानी कि इकोलाई के प्रोटीन के अंदर ये जो सेलिनोसिस्टीन अमाइनो एसिड है ये कैसे ऐड होता है आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, फिर हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन की। तो देखो जैसे यहाँ पर होता है mRNA, और mRNA पर जो कोडोन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ आता है tRNA, और इस tRNA पर यहाँ लगा होता है अमाइनो एसिड, और जैसे यहाँ रीडिंग हो जाती है फिर इस अमाइनो एसिड को जो प्रोटीन बन रहा है उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो tRNA है ये फिक्स होते हैं कि कौन से अमाइनो एसिड को ये कैरी करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये करने के लिए कि इस tRNA पर वो ही अमाइनो एसिड ऐड हो जो कि ट्रांसफर करता है ये tRNA, ये काम होता है एक एंजाइम का जिसका नाम है अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज। ये जो एंजाइम है इसका ये काम होता है कि जो tRNA है उस पर वो ही अमाइनो एसिड ऐड किया जाए जो ये कैरी करता है। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम है ये काफ़ी मेन रोल प्ले करता है इस चीज़ के मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि इकोलाई के अंदर ये जो एंजाइम है फॉर द सेलिनोसिस्टीन ये नहीं होता है। अब ये जो एंजाइम है ये भी फिक्स होते हैं, अगर सेरीन के लिए है तो सेरीन को ही ऐड करेगा, अगर ग्लाइसिन के लिए है तो ये जो एंजाइम है ग्लाइसिन को ही ऐड करेगा। अब दिक्कत ये है कि इकोलाई के सेल के अंदर सेलिनोसिस्टीन के लिए ये एंजाइम नहीं है। अब अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो फिर वहां पर उसका एडिशन नहीं होगा, अगर यहाँ एडिशन नहीं होगा तो ये यहाँ नहीं आ पाएगा, और ये यहाँ नहीं आएगा तो प्रोटीन में उस अमाइनो एसिड का एडिशन नहीं होगा। लेकिन देखा गया है कि इकोलाई के अंदर जो प्रोटीन है उसमें वो अमाइनो एसिड हमें मिल रहा है। बताना है कि ऐसा क्या इकोलाई ने किया है कि जिसकी वजह से उसके प्रोटीन में ये सेलिनोसिस्टीन जो अमाइनो एसिड है ये मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है। इकोलाई ने एक मैकेनिज्म फॉलो किया है। सबसे पहले वो लेता है एक स्पेशल tRNA को। ये tRNA कैसा है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस tRNA पर पहले जुड़ता है सेरीन, और फिर सेरीन को मॉडिफाइड करके बना दिया जाता है सेलिनोसिस्टीन। ये काम होता है। होता कैसे है, अब ये tRNA जो है सबसे पहले यहाँ पर जो एंजाइम है फॉर द सेरीन, यानी कि जो एंजाइम मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर सेरीन tRNA सिंथेटेज आ जाएगा। अगर ग्लाइसिन के लिए है तो ग्लाइसिन tRNA सिंथेटेज आ जाता है। तो अब बात कर रहे हैं सेरीन की, यानी ऐसा एंजाइम जो कि सेरीन को ऐड करता है। तो सबसे पहले हम इस tRNA पर उस एंजाइम की हेल्प से सेरीन को ऐड करवा देंगे। तो अब ये जो tRNA है ये बन गया है सेराइल tRNA, सेरीन और सेलिनोसिस्टीन, मतलब कि अब इस tRNA पर जुड़ गया है सेरीन। जैसे ही अब सेरीन जुड़ गया है तो यहाँ पर जो सेलिनोसिस्टीन है उसको तैयार किया जाता है, और तैयार करने के बाद फिर यहाँ सेरीन को मॉडिफाइड कर दिया जाता है सेलिनोसिस्टीन में। तो अब ये tRNA है, अब बन गया है ये सेलिनोसिस्टाइल tRNA, सेरीन और सेलिनोसिस्टीन। ठीक है, अब जैसे ये बन जाता है उसके बाद ये जो फैक्टर है सेल बी, ये सेल बी इस tRNA को यहाँ लेकर आता है राइबोसोम के पास, और फिर जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है वहां पर इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। सबसे पहले जो tRNA है वो एक स्पेशल टाइप का tRNA है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि उस पर पहले सेरीन जुड़ता है और फिर उस पर सेलिनोसिस्टीन को जोड़ा जाता है। अब वहां पर ये जो tRNA है विद द हेल्प ऑफ सेरीन tRNA सिंथेटेज उस पर ऐड कर दिया जाता है सेरीन को। जैसे ही यहाँ पर ये एडिशन हो जाता है फिर इस सेरीन को मॉडिफाइड कर दिया जाता है इन सेलिनोसिस्टीन। अब ये tRNA इसको लेकर आएगा, और लेकर इसको हेल्प कौन करता है, सेल बी हेल्प करता है उसे यहाँ राइबोसोम के पास लेकर आने में। और जैसे ये राइबोसोम के पास आता है और जो प्रोटीन बन रहा है उसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने ऑप्शंस की। फर्स्ट में लिखा है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। सबसे पहली बात तो ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि पूरा प्रोटीन बन गया है और पूरे प्रोटीन बनने के बाद फिर उसमें चीजें ऐड की गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा है कि जब ट्रांसलेशन हो ही रहा होता है, यानी ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ही उसको ऐड किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा कि पोस्ट ट्रांसलेशन ये नहीं होता है। सेकंड में भी दिया है कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, थर्ड में लिखा है कि अमाइनोसाइलेशन ऑफ अ स्पेशल tRNA सेलिनोसिस्टीन बाय सेरीन tRNA सिंथेटेज विद द सेरीन। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर वो जो स्पेशल tRNA है उसका अमाइनोसाइलेशन करवाया जाता है, यानी उस पर अमाइनो एसिड को ऐड किया जाता है, और करता कौन है, बाय सेरीन tRNA सिंथेटेज, और करता किसको है, सेरीन को है। ठीक है,
यानी सबसे पहले वो जो टीआरएनए है उस पर सेरीन को ऐड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेरीन टीआरएनए सिंथेटेज, फॉलो बाय फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ द अटैच्ड सेरीन टू सेलिनोसिस्टीन। बिल्कुल सही है। उसके बाद ये जो सेरीन है उसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है सेलिनोसिस्टीन में, और फिर सेल बी की हेल्प से उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू द राइबोसोम, ताकि वो प्रोटीन के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर सके। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हमने ऐसे ही पढ़ा है, तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही। यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है aminosilation of a special tRNA by serine tRNA synthetase with selenocysteine followed by its transport to ribosome by cell B। यानी इसमें कहा है कि जो स्पेशल टीआरएनए है उस पर सेरीन टीआरएनए सिंथेटेज सीधा ही सेलिनोसिस्टीन को ऐड कर देता है, फिर जो सेल बी है वो सेल बी राइबोसोम के पास उसको लेकर जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता है। पहले जो सेरीन टीआरएनए सिंथेटेज है वो सेरीन को ऐड करता है और फिर सेरीन को मॉडिफाइड किया जाता है इन द सेलिनोसिस्टीन। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डीएनए सेगमेंट वाज क्लोन इनटू द एक्टिव साइट रीजन ऑफ द लेगजेड जीन and the recombinant plasmid introduced into the leged strain of E. coli and plated on a medium containing the X gel. The colonies show blue color. Which one of the following statement is correct? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है और सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ कि इसमें क्या कहा है। हमें बताया है कि एक प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड के पास एक जीन है जिसका नाम है लेगजेड। अब यहाँ पर एक डीएनए को इंट्रोड्यूस किया गया है इस प्लाज्मिड के अंदर, और कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है? ये जो लेगजेड है उसकी एक्टिव साइट पर। मान लेते हैं कि बीच में ही उसकी एक्टिव साइट है, तो यहाँ पर आधा लेगजेड जो है इधर रह जाएगा, आधा यहाँ रह जाएगा, और बीच में उस डीएनए को क्लोन कर दिया है, डाल दिया है। अब ये बन गया है आरडीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस आरडीएनए को या फिर प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस किया गया है एक इकोलाई के अंदर। ये इकोलाई है, इस इकोलाई के अंदर इस प्लाज्मिड को ऐड कर दिया गया है जिसके पास लेगजेड है, एक्टिव साइट पर डीएनए है यहाँ, और फिर इस इकोलाई को ग्रो किया है एक मीडियम में। इस इकोलाई को एक मीडियम में ग्रो किया है, और इस मीडियम में जहाँ पर इसको ग्रो किया है उसमें सभी जगह एक्स गैल प्रेजेंट है, एक्स गैल प्रेजेंट है। और फिर ये बताया है आपको कि थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि यहाँ इस पूरे ही मीडियम में ब्लू कलर हो गया है। मतलब ये मीडियम जो है पहले कलरलेस था, लेकिन अब ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको 4 ऑप्शन की हेल्प से बताना है कि यहाँ पर ये जो ब्लू कलर है कैसे आया है और क्यों आया है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिए हैं 4 स्टेटमेंट, इनमें से कोई एक सही है जो ये बताएगा कि जो मीडियम है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जो एक्स गैल है और लेगजेड है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो ये जो लेगजेड है आप सभी को पता ही होगा कि जो लेग ओपेरोन होता है इकोलाई के अंदर, उसका जो स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट है उसका जीन होता है लेगजेड, जिसमें लेग एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। ये जो लेगजेड है ये फॉर्म करता है एक एंजाइम को जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स गैल को ब्रेक डाउन कर देता है। अगर वहाँ पर एक्स गैल भी है और ये एंजाइम भी है तो ये एक्स गैल ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये ब्रेक डाउन होता है ब्लू कलर कंपाउंड में। एक कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। इस वजह से जहाँ भी आपको एक्स गैल दिखाई देगा और लेगजेड अच्छे से फंक्शन कर रहा होगा तो मतलब वहाँ आपको ब्लू कलर की कॉलोनीज दिखाई देंगी, जो पूरा ही मीडियम है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी बात करते हैं कि इसको समझाने के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या बताया है। द नेचर ऑफ द क्लोन डीएनए सेगमेंट नीड नॉट बी स्पेशल एज क्लोनिंग of any DNA in the leged will result in disruption of its reading frame and production of blue color on the X gel plate। इसमें लिखा है कि जो डीएनए सेगमेंट क्लोन किया गया है, मतलब प्लाज्मिड के अंदर जो डीएनए डाला गया है उसका नेचर ऐसा नहीं है कि वो क्लोन किया जा सके एज अ डीएनए। इस वजह से वहाँ पर जो लेगजेड है वो डिसरप्ट हो गया है, उसका जो रीडिंग फ्रेम है, उसका जो एक्टिव साइट है वो डिसरप्ट हो गया है और वहाँ पर ब्लू कलर की कॉलोनीज मिली हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो अगर लेगजेड डिसरप्ट हो गया है, उसका रीडिंग फ्रेम काम नहीं कर रहा है, तो मतलब वहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, और अगर वहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो जो एक्स गैल है उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा इन द ब्लू कलर कॉलोनीज या फिर ब्लू कलर कंपाउंड। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है।
सेकेंड में लिखा है द क्लोन डीएनए सेगमेंट कुड बी अ ग्रुप 1 इंट्रॉन whose removal from the precursor LegZ transcript in E. coli result in the production of mature LegZ mRNA which can then produce the active LegZ protein। इसमें लिखा है कि देखो यहाँ पर जो हमारा प्लाज्मिड है और ये LegZ है, ये भी LegZ है और यहाँ पर हमने डीएनए को इंसर्ट किया था। तो सेकेंड ऑप्शन में बताया है कि हो सकता है कि ये जो जीन है ये ग्रुप इंट्रॉन का जीन हो, मतलब आगे जाकर ग्रुप 1 जो इंट्रॉन होते हैं उसका जीन हो। इससे फिर क्या होगा कि जैसे ही इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पर ये जो LegZ है और ये भी LegZ है और यहाँ पर ये जो जीन था अब ये ग्रुप 1 इंट्रॉन बन गया है। और हमें पता है कि जो ग्रुप 1 इंट्रॉन होता है फिर कोई भी इंट्रॉन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो जैसे ही ये इंट्रॉन बनता है इसको फिर यहाँ से रिमूव कर दिया गया होगा और जैसे ये रिमूव हुआ होगा तो उसके बाद फिर से ये जो LegZ है ये कंप्लीट हो गया और LegZ अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर यहाँ पर LegZ का mRNA भी बनेगा और प्रोटीन भी बनेगा। और प्रोटीन क्या होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो जो वहाँ पर एक्स गैल है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर कंपाउंड्स में, जिस वजह से जो पूरी कॉलोनी है, जो पूरा मीडियम है वो हमें ब्लू दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि देखो इसका प्रोटीन बनना ज़रूरी है, इसका एक्टिव होना ज़रूरी है अगर वहाँ पर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो ये रीज़न हो सकता है कि ये डीएनए है यहाँ से रिमूव होना पड़ेगा इस डीएनए को। तो ये कारण हो सकता है कि वो इंट्रॉन हो जिससे कि उसे रिमूव कर दिया जाए और रिमूव करने के बाद ये फिर से एमआरएनए प्रोटीन बना सके। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट अभी तक तो सही लग रहा है, तो ये सही मान लेते हैं। आगे अगर इससे कोई अच्छा मिलता है तो उसको हम नेग्लेक्ट भी कर देंगे। थर्ड में लिखा है द क्लोन सीक्वेंस इज लाइकली टू बी LegZ सीक्वेंस विच इज नेचुरली अ पार्ट ऑफ द लेक ओपेरोन इन इकोलाई। इसने कहा है कि जो क्लोन डीएनए है वो लगता है कि LEC-Y सीक्वेंस जैसा होगा जो कि लेक ओपेरोन का ही एक पार्ट है। तो देखो अगर वो LEC-Y जैसा भी है, LegZ जैसा हमें चाहिए, अगर LegZ एक्टिव है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और वहां पर ब्लू कॉलोनीज दिखेंगी। अगर वो LEC-Y जैसा है तो भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि LEC-Y बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। फोर्थ में लिखा है द क्लोन सीक्वेंस इज लाइकली टू बी एन एंटी टर्मिनेटर सीक्वेंस विच अलाउज फुल्ली लेंथ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ LegZ। यानी कि जो क्लोन सीक्वेंस है वो ऐसा लगता है कि एंटी टर्मिनेटर होगा जिससे कि जो LegZ है उसके कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन में वो हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमने डीएनए को इंट्रोड्यूस ही कहाँ किया है? इन दोनों के बीच में किया है। अब इन दोनों के मतलब ये जो LegZ है उसके एक्टिव साइट पर किया है, तो जैसे ही ये बाइंड हुआ है ऐसे ही उसने LegZ को डिसरप्ट तो कर ही दिया है। अब चाहे वो एंटी टर्मिनेटर हो तो वो किसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा अगर वहाँ LegZ एक्टिव ही नहीं है? इसका हटना ही जरूरी है। अगर ये पोर्शन हटेगा तो ही ये एक्टिव होगा और ये खुद अपना ट्रांसलेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है विल बी द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि वहां पर जो ब्लू कलर है वो क्यों दिखाई दिया है। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है an intron in a yeast reporter gene carries a mutation in the splice site branch point CUAAC to UACAAC2 to suppress the mutation, a library of point mutation of the snRNAs was introduced into the mutant strain. The suppressor is most likely to have a point mutation in। यानी आपको कहा है कि एक जो इंट्रॉन होता है, एक इंट्रॉन जो है, इंट्रॉन के पास एक्सॉन्स होते हैं, मतलब जो इंट्रॉन वाला एक जो एमआरएनए होता है उसके पास इंट्रॉन होते हैं, एक्सॉन होते हैं। यहाँ आपको बताया है कि मानो कि ये कोई एक्सॉन है और ये कोई दूसरा एक्सॉन है, हमें इस बीच वाले इंट्रॉन को हटाकर इन्हें जोड़ना है। तो यहाँ पर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट होती है, यहाँ 3 प्राइम स्प्लाइस साइट होती है। 5 प्राइम पर होता है GU एक सीक्वेंस होता है और यहाँ पर AC सीक्वेंस होता है और बीच में होता है यहाँ ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट में क्या आता है? CUAAC आता है और ये है ब्रांच पॉइंट। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन। इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए ये जो ब्रांच पॉइंट है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर इस इंट्रॉन का जो रिमूवल है वो हो रहा है किसी दूसरे प्रोटीन की हेल्प से, तो उस पूरे प्रोटीन के ग्रुप को बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। तो वो जो स्प्लाइसियोसोम होते हैं कुछ यहाँ बाइंड करते हैं, कुछ यहाँ करते हैं, कुछ यहाँ करते हैं, इसके बाद इसका पूरा रिमूवल करवाया जाता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया है कि इस इंट्रॉन का जो ब्रांच पॉइंट है वहाँ म्यूटेशन हो गया है। ये इंट्रॉन जो है म्यूटेशन हो गया है और म्यूटेशन क्या हुआ है कि
CUAAC की जगह पर CAAAC आ गया है, ठीक है। यहाँ पर UA भी दिया है, म्यूटेशन कहाँ हुआ है कि UA भी बराबर है C भी है, लेकिन ये U की जगह पर A आ गया है और फिर AAC और बाकी सब चीज़ें सेम है, यानी कि यहाँ पर जो ब्रांच पॉइंट है उसमें गड़बड़ हुई है, उसमें म्यूटेशन हुआ है। अब अपने क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो म्यूटेशन हुआ है उसको रोकने के लिए, मतलब ये म्यूटेशन जो है सप्रेस हो जाए, उसको रोकने के लिए हमें कौन से SNRNA की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से SNRNA की में रिक्वायरमेंट होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखो, अगर इस इंट्रोन का जो रिमूवर है वो स्प्लाइसियोसोम की हेल्प से होता है तो वहाँ पर कुछ SNRNAs होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ कुछ SNRNA बाइंड होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं और फिर उसको रिमूव कर देते हैं। अब एक टेक्निक होती है कि अगर यहाँ म्यूटेशन हुआ है तो जो SNRNA यहाँ बाइंड करता है ब्रांच पॉइंट पर, अगर उस SNRNA में भी हम पॉइंट म्यूटेशन कर देते हैं तो काफ़ी चांस होता है कि ये म्यूटेशन सप्रेस हो जाए, ठीक है। यानी कि ये जो SNRNA है जो यहाँ ब्रांच पॉइंट पर आकर बाइंड करता है, मानो ये SNRNA है जो आकर ब्रांच पॉइंट पर यहाँ बाइंड करता है उसको रिमूव कराने के लिए, तो अगर इस SNRNA में भी हम पॉइंट म्यूटेशन करवा देते हैं, पॉइंट म्यूटेशन करवा देते हैं और पॉइंट म्यूटेशन करवाने के बाद फिर इसकी यहाँ बाइंडिंग होती है, तो काफ़ी चांस होता है कि ये जो म्यूटेशन यहाँ हुआ है इसको रिवर्स किया जा सके, ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाए, और ये टेक्निक इसे बोलते हैं इंटरजेनिक सप्रेशन, ठीक है। मतलब दोनों में म्यूटेशन है और दोनों की बाइंडिंग की वजह से ये जो ब्रांच पॉइंट है इसको म्यूटेशन को अगर सप्रेस किया जाता है, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसजेनिक सप्रेशन, ठीक है। तो हमें अब जानना होगा कि ब्रांच पॉइंट पर कौन सा SNRNA जुड़ता है या फिर लगता है, उसमें हम म्यूटेशन कराएंगे और यहाँ उसकी बाइंडिंग करवा देंगे। तो क्वेश्चन में हमसे कहा भी ये है कि वहाँ पर टू सप्रेस द म्यूटेशन, मतलब उस म्यूटेशन को रोकने के लिए एक लाइब्रेरी तैयार की गई है ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन ऑफ द SNRNAs। बहुत सारे SNRNAs में पॉइंट म्यूटेशन करके एक लाइब्रेरी बना दी है। अब इसमें लिखा है was introduced into the mutant strain, जिसमें म्यूटेशन हुआ है यानी इस स्ट्रेन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। द सप्रेसर इज मोस्ट लाइकली टू हैव द पॉइंट म्यूटेशन इन, तो पॉइंट म्यूटेशन हमें किस में करवाना होगा, तो ऑब्वियसली जो ब्रांच पॉइंट पर बाइंड करता है उस SNRNA में ही हमें पॉइंट म्यूटेशन करवाना पड़ेगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो U2 SNRNA होता है ये ब्रांच पॉइंट पर बाइंड करता है। जैसे कि देखो, मैंने आपको उसके बारे में पहले भी पढ़ाया है। यहाँ पर ये इंट्रोन है, जो 5 प्राइम साइट होती है GU वाली, उस पर U1 आकर बाइंड होता है, और यहाँ पर ये जो ब्रांच पॉइंट है बीच वाला उस पर U2 बाइंड होता है, ठीक है। आगे फिर और भी सारे कॉम्प्लेक्स है जो आते हैं और फिर यहाँ पर इंट्रोन को रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जो U2 SNRNA है उसमें हमें पॉइंट म्यूटेशन करवाना पड़ेगा, फिर उसकी बाइंडिंग करवानी पड़ेगी, तो हो सकता है कि जो ब्रांच पॉइंट में म्यूटेशन आया है उसको रिवर्स किया जा सके, ठीक किया जा सके, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर वांटेड टू आइडेंटिफाई द एनहांसर सीक्वेंस ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड जीन shown below are the relevant reason of some of the reporter construct the researcher designed to identify the enhancer। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक रिसर्चर ने एक नया इन्हांसर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। मतलब एक नया इन्हांसर क्या होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवाने में, ट्रांसलेशन करवाने में हेल्प करता है। किसी भी जीन के पास अगर इन्हांसर है तो उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो काफ़ी स्पीड अप हो जाता है। तो एक रिसर्चर ने एक नए इन्हांसर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पर वो जो रिसर्चर है वो जानना चाहते हैं कि इन्हेंसर है कहाँ एग्जैक्टली, मतलब वो प्रेजेंट कहाँ पर है। ये जानने के लिए उसने 3 कंस्ट्रक्ट बनाए हैं। उस सेल में वो इसको भेजेगा और भेजने के बाद पता लगाएगा कि इन्हेंसर कहाँ है। तो उसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द अबव कंस्ट्रक्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इन्हेंसर। इन तीनों में से कौन सा कंस्ट्रक्ट है जो उस रिसर्चर की हेल्प करेगा ये बताने में कि इन्हेंसर एक्चुअली में प्रेजेंट है कहाँ पर, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इस वाले पॉइंट की। तो ये जो कंस्ट्रक्ट दिया है प्रोमोटर और रिसेप्टर, मतलब प्रोमोटर है साथ में रिसेप्टर है, ये अगर वो सेंड करता है सेल के अंदर तो क्या ये हेल्प कर देगा ये बताने में कि इन्हेंसर वहाँ है या नहीं है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो प्रोमोटर लगाया जाता है उसको बोलते हैं मिनिमल प्रोमोटर। यहाँ पर जो प्रोमोटर लगता है उसको मिनिमल प्रोमोटर बोलते हैं, और ये कंप्लीट एक टेक्निक होती है जिसको प्रोमोटर ट्रैप टेक्निक बोलते हैं। चलिए इसके बारे में बता देती हूँ कि ये कैसे हेल्प करता है। सॉरी, प्रोमोटर नहीं, इन्हांसर ट्रैप। इसमें क्या होता है, एन इन्हांसर ट्रैप इज अ मेथड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द इन्हांसर ट्रैप कंस्ट्रक्ट कंटेन अ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एंड अ रिपोर्टर जीन। द फर्स्ट इज नेसेसरी फॉर द इंसर्शन इन द जीनोम, द लेटर इज नेसेसरी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेशल रेगुलेशन बाय द इन्हांसर। मतलब ये कहा है कि मानो आपने एक ऐसा कंस्ट्रक्ट भेजा है सेल के अंदर
जिसमें यहाँ एक प्रोमोटर है और यहाँ एक रिपोर्टर, मतलब जो जीन है। अब इसके बाद अगर आप ये भेजते हैं तो ये प्रोमोटर क्या है, मिनिमल प्रोमोटर है। मतलब मिनिमल का मतलब है कि अगर इस प्रोमोटर को कोई भी इन्हेंसर नहीं मिला है आसपास, तो ये बहुत ही कम अमाउंट बना पाता है इस रिपोर्टर जीन का, ठीक है। तो अगर ये कंस्ट्रक्ट आपने भेजा है और मानो भेजने के बाद ये सेल के जो जीनोम है इसमें कहीं आकर बाइंड हो गया है, यहाँ बाइंड हुआ है। अब अगर ये इन्हेंसर के आसपास बाइंड हुआ है, अगर ये इन्हेंसर के आसपास बाइंड हुआ है तो हमें देखने को मिलेगा कि इस जीन का जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में होगा, क्योंकि इन्हेंसर वहाँ प्रेजेंट है, ये प्रोमोटर भी है। ये इन्हेंसर प्रोमोटर को पर बाइंड करेगा या फिर उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा, और फिर ये प्रोमोटर जो है रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन कराएगा और इसका एक्सप्रेशन यहाँ लार्ज अमाउंट में होगा। तो ये भी हो सकता है। अगर इस कंस्ट्रक्ट के भेजने के बाद हमें पता लगता है कि इस रिपोर्टर जीन का जो प्रोटीन है, फिर जो एक्सप्रेशन है काफ़ी स्पीडअपली बन रहा है, तो इसका मतलब है कि जहाँ पर भी ये बाइंड हुआ है वहाँ आसपास इन्हेंसर है। और अगर इस कंस्ट्रक्ट को वहाँ भेजने के बाद भी हमें जो आर है, रिपोर्टर जीन है, उसका एक्सप्रेशन कुछ खास देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जहाँ पर भी इसने बाइंड किया है वहाँ आसपास इन्हेंसर नहीं है। तो इसलिए देखो लिखा भी है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, वो जो कंस्ट्रक्ट हमने बनाया है उसको जीनोम के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, और इंसर्ट करने के बाद हम रिजल्ट का वेट करते हैं। दो तरीके से रिजल्ट आता है, या तो वहाँ रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन हुआ है या तो नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मतलब वो इन्हेंसर के पास जाकर बाइंड नहीं किया है। अगर उस रिपोर्टर जीन का अच्छे से और लार्ज अमाउंट में एक्सप्रेशन हुआ है तो इसका मतलब उस कंस्ट्रक्ट का जो बाइंडिंग है वो इन्हांसर के आसपास हुआ है। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, उसके बाद नेसेसरी है ये जानना कि वहाँ पर वो कहाँ बाइंड हुआ है। लिखा भी है द प्रोमोटर इज टू वीक टू जनरेट द एनीथिंग अदर देन द मिनिमल एक्सप्रेशन ऑफ ऑन इट्स ओन, यानी कि जो प्रोमोटर है वो इस तरीके से रखा जाता है कि ज़्यादा रिपोर्टर नहीं बनाएगा, ज़्यादा जीन का एक्सप्रेशन नहीं करवाएगा, बस थोड़ा बहुत ही करवा पाएगा। बट इफ द कंस्ट्रक्ट इंसर्ट इन द विसिनिटी ऑफ द एंडोजेनस इन्हांसर, लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्ट इंसर्ट हो जाता है इन्हांसर के कहीं आसपास, दिस में एक्टिवेट द जीन एंड जनरेट अ स्ट्रॉन्ग एंड स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ द पैटर्न, यानी कि लेकिन अगर वो इन्हांसर के आसपास कहीं जुड़ जाता है तो वहां पर पूरा चांस रहता है कि रिपोर्टर जीन जो आपने डाला है प्रोमोटर के साथ में उसका अच्छे से एक्सप्रेशन होता है। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है ये उस रिसर्चर की हेल्प कर सकता है उसके इन्हेंसर का पता लगाने में कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा सही। देखिए बी में लिखा है प्रोमोटर, खाली रिपोर्टर भेजा है, प्रोमोटर नहीं भेजा है, तो ये किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? देखो अगर खाली रिपोर्टर भेजा है तो मानो अगर ये रिपोर्टर इन्हांसर के आसपास कहीं जाकर बाइंड भी हो गया तो भी रिपोर्टर का वहां पर एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि इन्हांसर जो होता है वो प्रोमोटर को एक्टिव करता है और फिर प्रोमोटर रिपोर्टर का एक्सप्रेशन करवाता है, ठीक है। लेकिन वहां प्रोमोटर भेजा ही नहीं है, तो चाहे वो इन्हांसर के पास जाकर बाइंड हो या फिर ना हो, वहां पर उस रिपोर्टर जीन का एक्टिवेशन नहीं होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ये हमारी हेल्प नहीं कर सकता ये बताने में कि हमारे सेल के अंदर जो इन्हांसर देखा है वो कहाँ पर है, ठीक है। सी में लिखा है कि वहां हम रिपोर्टर के साथ में एक ऐसे भेज दें, ऐसे का मतलब होता है स्प्लाइस साइट एक्सेप्टर। तो क्या ये बता पाएगा? ये भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्ट है वो किसी दूसरे काम के लिए तैयार किया जाता है। वो दूसरा काम क्या है देखिए मैं बता देती हूँ, उसको बोलते हैं जीन ट्रैप कंस्ट्रक्ट। यानी कि अगर अब की बार आप यहाँ पर अपने रिपोर्टर जीन को भेजते हैं किसी ऐसे के साथ में, स्प्लाइसिंग साइट के साथ में, तो इस टेक्निक को कहा जाता है जीन ट्रैप। जैसे पहले इन्हांसर ट्रैप था, इसको जीन ट्रैप कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। होता क्या है, जीन ट्रैपिंग इज अ फॉरवर्ड जेनेटिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई अ नोवल जीन एंड द एनोटेट इट्स फंक्शनली। मतलब ये हेल्प करता है किसी जीन को बताने में, ना कि इन्हांसर को। मतलब अगर कोई नया जीन डिस्कवर हुआ है और हम जानना चाहते हैं कि वो जीन है कहाँ, तो ये जो जीन ट्रैपिंग कंस्ट्रक्ट है ये हमारी हेल्प करता है। It simultaneously disrupt the reporter expression of a gene by a transgene called a gene trap construct. आगे लिखा है जीन ट्रैप कंस्ट्रक्ट कंटेन वन और मोर स्प्लाइस एक्सेप्टर सीक्वेंस प्रीसीडिंग द रिपोर्टर जीन, यानी रिपोर्टर जीन से पहले वहां पर हम एक या एक से ज्यादा स्प्लाइस एक्सेप्टर सीक्वेंस को रखते हैं, विच अलाउ द एक्सप्रेशन इफ इंसर्शन अकर इन एन इंट्रोन। मतलब कि अगर हम ये कंस्ट्रक्ट डालते हैं और अगर ये चला गया है किसी इंट्रोन के आसपास, माना ये इंट्रोन है और यहाँ इसकी बाइंडिंग हो गई है ऐसे प्लस रिपोर्टर की, तो ये ऐसे क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, यानी स्प्लाइस कर देता है, कट कर देता है। और कट करने के बाद जहाँ पर भी ये बाइंड हुआ है उसके आसपास जो जीन होगा
उसका एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा और हम बता देंगे कि वहाँ आसपास कोई जीन प्रेजेंट है या फिर वो जीन प्रेजेंट है जो हम देखना चाहते हैं। तो ये जो जीन ट्रैप कॉन्स्ट्रक्ट है ये हेल्प करता है किसी नए जीन को फाउंड करने में और साथ साथ उसका फंक्शन बताने में, ना कि इनहेंसर का फंक्शन और उसकी साइट बताने में। ठीक है, तो ये सी भी गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए खाली ऐसा है जो कि हेल्प करेगा इनहेंसर का पता बताने में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जेनेटिक एसे रैंडमली जनरेटेड फ्रेगमेंट ऑफ ईस्ट डीएनए वर क्लोन इनटू अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड containing the gene X essential for the yeast viability on minimal media. The recombinant plasmid was used to transform a yeast strain deficient in the recombination and lacking the X gene. Transformant which survive on minimal media and form colonies should essentially have. यानी क्वेश्चन में आपको दिया है कि वहां पर एक प्लाज्मिड है जिसके पास एक्स जीन है, वहां हमने ईस्ट के डीएनए को क्लोन किया है। ओके, तो मतलब क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में एक ईस्ट के डीएनए को क्लोन किया गया है, डाला गया है, और इस प्लाज्मिड के पास एक एक्स जीन भी है जो काफी जरूरी है ईस्ट के लिए, ताकि वो एक मिनिमल मीडिया पर भी ग्रो कर सके। ठीक है, यानी आपने एक मीडिया लिया है जो कि है मिनिमल मीडिया। मिनिमल मीडिया का मतलब होता है कि उसमें वो सभी चीजें नहीं है जो कि एक ईस्ट की फॉर्मेशन के लिए, ग्रोथ के लिए और कॉलोनी बनाने के लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर उसके पास ये एक्स जीन है तो वो ईस्ट भी उस मिनिमल मीडिया में आराम से ग्रो कर सकता है और साथ ही साथ वो वहां पर अपनी कॉलोनीज भी बना सकता है। ठीक है, आगे लिखा है कि फिर ये जो प्लाज्मिड है ये ट्रांसफर किया गया है ईस्ट के अंदर। मानो ये यहाँ पर ईस्ट का सेल है, इसके अंदर ट्रांसफर किया गया है इस प्लाज्मिड को, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, और कहा है कि ये जो ईस्ट है इसके पास ये एक्स जीन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपसे कहा है क्वेश्चन में कि जिस भी ईस्ट के पास ये प्लाज्मिड गया है, यानी वो बन गया है ट्रांसफॉर्मेंट, अब ट्रांसफॉर्मेंट वहां सरवाइव कर सके मिनिमल मीडिया पर, साथ साथ वो अपनी कॉलोनी भी बना सके, उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, यानी ये दोनों काम करने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेंट के पास क्या चीज होनी जरूरी है। चलिए इसके बारे में मैं आपको अब समझा देती हूँ। देखो, अगर ये ईस्ट है, इसके पास एक्स नहीं है, मतलब ये जीन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नया प्लाज्मिड या फिर नया आरडीएनए हमने यहाँ ट्रांसफर किया है ये अच्छे से अपना काम करे। अगर ये अच्छे से अपना काम करेगा तो ये ईस्ट जो है आराम से इस मीडिया पर ग्रो भी कर पाएगा, साथ साथ अपनी कॉलोनी भी बना पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो एक्स जीन है ये अपना काम कर रहा हो, उसकी बहुत सारी कॉपी वहाँ प्रेजेंट हो, और इसकी हमें अगर बहुत सारी कॉपी चाहिए तो यहाँ पर इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होना चाहिए, और रेप्लिकेशन करना कहाँ है, ईस्ट के अंदर करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो ईस्ट का जीन हमने डाला था इसके पास ARS होना चाहिए। ARS क्या होता है, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस होता है, इसको ओराई भी बोलते हैं, यानी कि ये वो पॉइंट होता है जहां से ईस्ट के अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो अगर इस साइट में ARS होगा, ओरिजिन होगा, तो वहां पर ईस्ट के जो एंजाइम्स हैं वो आएंगे, आने के बाद इस पूरे ही जीन को रेप्लिकेट कर देंगे। इसी के साथ साथ यहाँ एक्स जीन का भी रेप्लिकेशन होगा, फिर जो रेप्लिकेशन हुआ है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, एक्स का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, और फिर वहाँ ट्रांसलेशन होगा, यानी वो प्रोटीन भी बनाएगा। तो ये ज़रूरी है कि अगर ये ईस्ट उस मिनिमम मीडियम के अंदर ग्रो करे और फिर आगे कॉलोनी भी बनाए, इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो नया हमने आरडीएनए ट्रांसफ़र किया है इसके पास ARS होना चाहिए। अगर ARS होगा तो ये ग्रो भी कर पाएगा और अपनी नई नई कॉलोनी भी बना पाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। तो देखिए चारों स्टेटमेंट में कहाँ ऐसा दिया है, फोर्थ में दिया है कि ईस्ट ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस उसके पास होना चाहिए अगर वो मिनिमल मीडिया में सर्वाइव करना चाहता है और अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है। फर्स्ट में लिखा है कि ईस्ट सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस विच इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द प्लाज्मिड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है कि जैसे मानो ये ईस्ट है और इसके बाद यहाँ ये आरडीएनए है, तो ये जो ईस्ट का सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस है ये इंश्योर करेगा कि प्लाज्मिड यहाँ चला भी गया है और उसकी इंटीग्रिटी भी हो गई है। तो देखो, ये इंश्योर करने से ये नहीं पता लगता है हमें कि ये आगे ग्रो भी करेगा। ये आ गया है ये अलग बात है, और आने के बाद इसकी रेप्लिकेशन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और ये ग्रो कर रहा है, ये अलग बात है। तो मतलब अगर ईस्ट के पास केवल ये सीक्वेंस होगा तो वो ये इंश्योर नहीं कर पाएगा कि वो मिनिमल मीडिया पर ग्रो करेगा, अपनी कॉलोनी बना पाएगा या नहीं। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत।
बी में लिखा है इन्हांसर फॉर द एसेंशियल जीन मिसिंग इन द ट्रांसफॉर्म स्ट्रेन, मतलब जिसके पास ये आरडीएनए आ गया है उसमें कोई जीन मिसिंग है, उसका इन्हांसर वहाँ होना चाहिए। तो ये बात गलत है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए उसके पास केवल एक्स जीन होना चाहिए और वो एक्स जीन उसके पास ऑलरेडी है, तो इन्हांसर की वहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड में लिखा है सीक्वेंस सिमिलर टू बैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसके पास एक ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जो बैक्टीरिया के ओराई साइट के बराबर हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये आरडीएनए है ये ईस्ट के अंदर है, तो ईस्ट का ओराई वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, ना कि प्लाज्मिड का। अगर प्लाज्मिड का हो भी गया तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? यहाँ प्लाज्मिड के बाकी जीन नहीं है जो रेप्लिकेशन करते हैं, यहाँ रेप्लिकेशन के वो जीन या एंजाइम है जो कि ईस्ट में रेप्लिकेशन करवाते हैं, तो जरूरी है वहाँ पर जो सेगमेंट है ईस्ट का उसके पास ARS होना चाहिए। इस वजह से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके, तो जितने भी पार्ट सी के क्वेश्चन आए हैं वो सब हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।